अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह आपके साथ। और आज जो हमारे प्रोग्राम की स्पेशलिटी है, हमारे साथ हैं मोहम्मद मोहसिन नवाज साहब। और मोहसिन नवाज साहब जो उनसे हैं, उनको एक चैलेंज रहा कि वो पहले उनको प्रॉब्लम आया पोलियो की वजह से, एक हैंडीकैप्ड वो हो गए, फिर वो डबल हैंडीकैप्ड हो गए 13 ईयर्स की एज में। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज़िंदगी की जंग लड़ी और इस वक्त माशाल्लाह से वो पिछले 10 साल से FM 103 पे सर्व कर रहे हैं एज आरजे, और बड़े बेहतरीन आरजे। बल्कि उन्होंने ट्रेंड बनाया कि जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनमें ये पहले शख्स थे जिन्होंने रेडियो पे आए, और रेडियो पे आने के बाद उसके बाद जब ट्रेंड बना तो 10 लोग अब जो उनसे वो मौजूद हैं रेडियो पे मुख्तलिफ चैनल्स पे सर्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ मोहसिन नवाज साहब जो उनसे हैं वो विलिंग वेज में सेल्स और जो PR है उसके डायरेक्टर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आप के साथ मुलाकात का भी एक बहाना बन रहा है, और नाजरीन से हमारी एक आज ये जो नशिस्त है। वैसे मैं अपने नाजरीन को ये भी बताऊंगा कि जब कासिम की और मेरी मुलाकात होती है तो बड़ी बेतकल्लुफ़ होती है कोई शक नहीं है। लिहाजा अगर दरमियान में कुछ ऐसी बातें भी हो जाएं जो ऑनर यानी बाज़-औक़ात नहीं, पहले माफ़ी मांग लेते हैं। पहले माफ़ी मांग लेते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम मैं समझता हूँ वो है किसी भी तब्दीली को एक्सेप्ट करना, और बिलखसूस ऐसी तब्दीली को एक्सेप्ट करना जिसके साथ थोड़ी सी तकलीफ भी जुड़ी हो, उसको कबूल करना भी मुश्किल हो। तो आप, मैं देखता हूँ जिंदगी में ऐसे चैलेंज जो आम तौर पे लोगों को नहीं आते, ये बड़े डिफरेंट से चैलेंज हैं और मुश्किल काम होता है बहुत ज़्यादा। जब आपको ऐसा चैलेंज आए तो आपने इन चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया? हाँ, ये आपने जो बात कही कि ये डिफ़िकल्ट होता है, तो नो डाउट कि वाकई चेंज को एक्सेप्ट करना जो है वो एक ख़ासा डिफ़िकल्ट समझा भी जाता है, देखा भी जाता है। मैं अक्सर जब मुझसे ये सवाल किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो मैं पलट के अपने माजी की तरफ देखता हूँ। जब भी एज 13 ईयर्स की थी, जब मेरा आई साइट का चैलेंज हुआ, चूँकि पोलियो की वजह से लेग्स के पैरालाइज होने की एज तो थी कोई 1.5-2 साल के नज़दीक। अब उस एज में तो इतना जो है वो शऊर ज़ाहिर नहीं था, बहुत अर्ली एज। लेकिन 13 साल की एज में जब ये आई साइट का चैलेंज भी आया और डबल डिसेबिलिटी का जो है वो एक चैलेंज मुझे मिला, तो उस वक्त इंटरनेट या सोशल मीडिया या TV चैनल्स या जो इस तरह के आज के तरक्की याफ्ता जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है ये नहीं थे। अच्छा, रेडियो था, और रेडियो में मैं पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को सुना करता था। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ कुदरत की तरफ से इंतज़ाम था कि जिसमें मुझे इस चैलेंज को, इस चेंज को एक्सेप्ट करने का हौसला और हिम्मत मिली। और अगर मैं आप मुझसे पूछें कि मेरी उस वक्त की लाइफ का जो सबसे बड़ा आर्ट मेरे पास कुदरत ने क्या दे रखा था, तो वो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ही था। बड़ा मुश्किल है जी, ये बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि मैंने बेशुमार लोग देखे मोहसिन भाई जी, जो को प्रॉब्लम आता है, चैलेंज आता है जी, उसके साथ उसी बहाव में ही वो निकल जाते हैं। बिल्कुल। और ये बड़ी बात होती है कि आपके सामने मुश्किलात के पहाड़ हों और आप सीना तान के खड़े हो जाएं और कह दें कि मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने वो करना है जो मैंने करना है, और जो मेरा असल है मैंने उसकी तरफ जाना है। बहुत सारे लोगों से कासिम भाई मुलाकात होती है जिनको किसी न किसी तरह का जो ऐसा चेंज है। अच्छा, चेंज भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो डिज़ायर्ड चेंज होता है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, जो अनडिज़ायर्ड होता है उसे हम नेगेटिव चेंज कहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी शख्स की ज़िंदगी में अगर कोई वो स्टार है, कोई आर्टिस्ट है, तो उसका कैमरा से हट जाना भी उसके लिए एक चेंज है। और ये जो चेंज है ये उसके लिए एक चैलेंज भी बनता है। किसी की ज़िंदगी में किसी को डिवोर्स हो जाती है, किसी खातून को, इवन किसी लड़की को कोई देखने के लिए आते हैं लड़के वाले और वो जाके खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो ये भी एक तरह का उसके लिए एक जो रिफ्यूज़ल का या एक रिजेक्शन का फील उसको देता है। तो इस तरह के सारे वो जो चेंज हैं, या किसी का रिटायर हो जाना, या किसी का इवन कई दफ़ा मैंने देखा है कि छोटे छोटे ऐसे लॉस जो कि आप के लिए अचानक किसी सदमे का बायस बनते हैं, तो ऐसे सारे के सारे जो
चेंजेस हैं लाइफ के, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत ने कासिम भाई बहुत अच्छा इंतज़ाम रखा है इंसानों के लिए। मसलन मैं देखता हूँ कि चाहती तो कुदरत सारा साल बाहर फिजा, गर्मी या सर्दी का मौसम रख सकती थी। ये जो बार बार मौसम का बदलना है, ये शायद इंसान को फ्लेक्सिबल रहने का, चेंज को एक्सेप्ट करने का एक इशारा भी है। मुझे लगता है कि रात के बाद सुबह और सुबह के बाद रात, सूरज का तुलू और गुरूब का निज़ाम, ये सब कुछ भी कुदरत के वो खूबसूरत इशारे हैं इंसानों के लिए। आप पानी को देखिए कि पानी जब कहीं रास्ता बनाता है तो वो अपने आप को किस तरह उस रास्ते के मुताबिक ढालता चला जाता है। तो ये जो इस तरह के चैलेंजेस और चेंज होते हैं, इनको एक्सेप्ट करने से ही दरअसल सक्सेस डोर ओपन होता है। मुझे ऐसा भी लगता है, और मैंने कई दफ़ा ये बात अपनी फैमिली से शेयर की, कि अगर मेरे साथ ये जो चैलेंजेस हैं दोनों ना होते तो बहुत मुमकिन है कि मैं एक आम किसी शख्स की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता। शायद मेरे लिए इतनी कामयाबियों का डोर ओपन ना होता। हमें अपने रिसोर्सेज का बाज़-औक़ात अपनी किसी ऐसे चैलेंज के बाद अंदाज़ा होता है। जब सर पे पड़ती है ना, तो सर पे पड़ती है तो हम जायज़ा लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और क्या करने वाले जो फिर रोल्स हैं वो सामने आते हैं। बिल्कुल सही जी। मोहसिन भाई ये बताइएगा कि जब ये प्रॉब्लम्स आई, और यकीनी बात है ये बहुत बड़े उस वक्त के रिसोर्सेज के हवाले से भी, और यकीनी बात है कि हम जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं जी, वहाँ पर तो छोटा मसला भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है जी। तो आपके क्या एहसासात थे, आप अगर पीछे मुड़ के देखते हैं, बिलखसूस जब आप वो टीन एज वाला दौर था और जब ये चैलेंज आया, तो वो क्या एहसासात थे, और फिर ये अंदर से वो उठान जोन सी है कि मैंने कुछ करना है या मैंने साबित करना है कि दुनिया में मैं भी मौजूद हूँ और मैंने कंट्रीब्यूट करना है। सही। तो ये ख्याल कैसे आया? फौरी तौर पे जो पहला एहसास था मैं आपसे शेयर करूं कि वो तो ये था कि काश ये ख्वाब हो और काश आँख खुले। फौरी तौर पे जब मैं अपने घर वालों को, अपनी मदर को, फादर को, अपनी सिस्टर्स को देखता था और उनकी आंखों के आंसू और उनके दबे हुए उन लहजों में शिकस्तगी का भी फिर एक एहसास, तो ये सब कुछ मेरे अंदर जो उस वक्त एक तोड़ फोड़ और तब्दीली का सिलसिला चल रहा था, उसमें फ़ौरन तो मुझे जो है ये एक संभाला लेना या वो कुछ वक्त लगा, जो कि चंद महीनों पर मुश्तमिल था, तो बहुत ज़्यादा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हुआ कि वक्त के साथ साथ मुझे ऐसा लगने लगा कि ना करने और कर सकने के दरमियान फ़र्क होता है। बहुत, यानी ये जो फोकस होता है हमारा, असल में दुनिया में जो हम काम करते हैं और जो हम काम नहीं कर सकते, इन्हीं की चॉइसेस पर ही कामयाबी का दारोमदार है। तो जब मैं मुझे लगता है कि जब मैंने ये फोकस करना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैंने रेडियो के साथ अपना नाता भी जोड़ा। मेरी ज़िंदगी में ये भी कासिम भाई एक बड़ी सच्चाई और एक ऐसी हकीकत कि जो एहसासात पर बड़ा असरअंदाज होती थी, वो ये भी थी कि मैं बच्चों की न्यूज़पेपर्स में जो कहानियाँ लिखा करता था वो शाया हुआ करती थी। अच्छा। तो उसमें ऐसा भी हुआ कि बच्चों के उस न्यूज़पेपर में किसी में जो कहानी मैंने लिखी तो वो आईसाइट के चैलेंज के बाद शाया हुई, यानी जिसे मैंने लिखा तो अपने हाथों से, लेकिन पढ़ के किसी और ने सुनाया। तो ये जो सब कुछ था उस वक्त बहरहाल एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आप इसे कह सकते हैं। लेकिन कायनात बहुत बड़ी है। मुझे रेडियो ने अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया कि मैंने रेडियो के इंस्ट्रूमेंट का बड़ा फ़ायदा उठाया। मैंने दुनिया के जो नशरियाती इदारे थे उनको सुनना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान तो दुनिया का एक खूबसूरत प्यारा सा खिता है। बहुत सारे दूसरे ममालिक, वहाँ अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और पता नहीं कौन कौन से ऐसे ममालिक और इलाके मौजूद थे जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत सारी तलखियों के साथ शुरू होती थी और उनमें फिर उनको उभर कर सामने आने की जो स्किल है वो अल्लाह ताला देता था। तो अपनी स्किल्स को पहचानने का आगाज़ जो है वो मैंने उन इंटरव्यूज़ से दरअसल किया, जो इंटरव्यूज़ में बड़े शौक़ से सुना करता था मुख्तलिफ रेडियो चैनल से, बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ जो अपनी ज़िंदगी की, अपनी माजी की, अपने बचपन की तलखियाँ बताते थे और फिर उसमें से निकल के वो बड़े लोग बनते थे। सही जी।
अच्छा सर, ये देखा गया है हमें सारे मतलब समाज में, ज़माने में लोग ना कहते हैं, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, और क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, नाउमीदी बहुत ज़्यादा है, मनफी लोग और मनफी रवैये बहुत ज़्यादा है। आपको भी किसी न किसी शक्ल में इस तरह के प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़े होंगे। जी, ये जो आपने बात कही है बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में मेरे नाजरीन जो हैं इस गुफ्तगू को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके सवालात इट्सेल्फ बड़ा ज़बरदस्त मैं देखता हूँ कि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो आपके सवालात के अंदर भी एक मैसेज होता है। क्रिटिसिज्म जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है। मैं अपनी ज़ात की अगर बात करूँ तो जब भी मुझ पर कोई तनकीद करता है, जब भी मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता है या चैलेंज देता है, तो वो मुझे आगे बढ़ाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जिन लोगों ने भी मुझे क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने मेरे लिए नई राहें मुतय्यन की, मुझे नए चैलेंज दिए जिनको फेस करने के लिए मैंने अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया। हाँ, ऐसा हुआ कि मसलन मुझे याद है कि हमारी एक पड़ोसन एक खातून हुआ करती थी जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को ये कहा था कि आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करती हूँ कि ये बच्चा जो कि डबल डिसेबिलिटी है, जिसको अपनी लैंग्वेज में बात उन्होंने की कि इसको जो है वो अल्लाह ताला आपके हाथों में ही समेट ले। अब ये बात जब मैं सुन रहा था तो उस गैर तालीम याफ्ता खातून की ये बात सुन के तो दैट वाज द मोमेंट कि मैंने फ़ैसला किया कि मुझे अच्छा फिर मुझे फिर अपना वजूद ज़ाहिर करना है, फिर मुझे कायनात में अपनी प्रेजेंस को बताना भी है। तो जो मेरे रिसोर्सेज थे, मसलन मैं आपको बताऊं कि रेडियो से मैंने जब बहुत सीखना शुरू किया तो दिल चाहा कि फिर मैं कायनात को ये भी बताऊं कि मैं भी हूँ। तो मैंने टाइपिंग सीखी, इंग्लिश टाइपिंग सीखी, रोमन उर्दू में मैं ख़त लिखा करता था मुख्तलिफ नशियाती इदारों को। जल्द ही ये हुआ कि मेरे खतूत मेरी उस जो फीडबैक था उसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर होने लगे। फिर मैंने उर्दू टाइपिंग भी सीखी, फिर ब्रेल सिस्टम सीखा, फिर रेडियो पर टेलीफोन कॉल्स का जब दौर आया 95 में तो तब कॉल्स करना शुरू की। मुझे ऐसा लगता है कि यानी अपनी ज़िंदगी में जब मैंने कुछ करना चाहा तो एक रोल तो मेरा था, अच्छा जी, लेकिन दूसरा जो रोल है और जो दूसरा कदम है वो बढ़ाने वाली और आगे मेरा साथ देने वाली वो कुदरत थी। माशाअल्लाह। सही जी। सर, ये एक बड़ा रवैया हमारी सोसाइटी में है कि लोग नाशुक्रे हैं, ये सोसाइटी नाशुक्री मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा है। यानी कि ज़ुबान की हद तक हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एहसासात में वो नहीं होता जी। अच्छा, मैंने देखा है माशाल्लाह आपकी ग्रोथ और जितनी भी दुनिया में ग्रोथ हो रही है, आज रोंडा बायरन की रिसर्च भी आ रही है, द मैजिक की शक्ल में किताब आ रही है और वो बता रही है कि तरक्की वो लोग करते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं, जिनमें ग्रेटिट्यूड होता है जी। तो आप ग्रेटिट्यूड को टूल समझते हैं कामयाबी का? मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियाद है जो कि पीस ऑफ माइंड, वो जो सेरेनिटी प्रेयर है, सेरेनिटी प्रेयर को भी अगर आप देखें तो वहाँ भी आपको दुआ का यही खूबसूरत अंदाज़ मिलता है कि जब आप हालात को तस्लीम करने की जो है वो तमन्ना ज़ाहिर करते हैं, जब आप जिन हालात को बदल नहीं सकते उनको तस्लीम करते हैं और जिन हालात को बदल सकते हैं उनके लिए अल्लाह ताला से जुर्रत और हौसला मांगते हैं और दोनों में फ़र्क करने का शऊर मांगते हैं, तो इंसान को जो है वो शुक्रगुजारी एक ज़बरदस्त किस्म का फील देता है। और मैं आपको बताऊं कि शायद मेरे नाज़रीन को हैरानी हो कि अब जैसे मेरे साथ दो तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो मैं अक्सर मैंने सोचा है इस बारे में और शुक्रगुजारी पाई है कि वो लोग जो आंखें नहीं झपक सकते, ऐसा भी एक मसला होता है, वो लोग जो टेस्ट नहीं कर पाते, जिनको टेस्ट पूरे का पूरा, जो सुन नहीं सकते, जिनको म्यूज़िक का टेस्ट नहीं पता, मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उसने मुझे ये इतनी ज़बरदस्त नेमतें अता कर रखी है। छूने की हिस्स, कितना खूबसूरत एहसास है जब आप किसी फूल को छूते हैं और उसकी नज़ाकत आपके हाथों को लम्स देती है। अच्छा सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज जो हमारी यूथ है, हम नौजवानों को देखते हैं जो बड़े बेसब्रे हैं, पंजाब में कहते हैं काले पड़ जाते हैं और वो रवैया उनका इस वजह से वो शॉर्टकट्स चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एकदम से कामयाब हो जाएं, जबकि भूल जाते हैं कि दरख्त हमेशा आराम आराम से बनता है, फिर छांव भी सालों देता है और फल भी देता है। क्या तो ये जो बेसब्री वाला रवैया है,
आप क्या समझते हैं कि ये कामयाबी को फिर मुमकिन नहीं होने देता, नामुमकिन कर देता है बिल्कुल सब्री का रवैया? तो इस बारे में आप हमें बताएंगे कि आपका जो सब्र था, आज माशाल्लाह आप एक कामयाब शख्सियत है और आपकी कामयाबी जो सी है वो मतलब वो सोसाइटी को फायदा भी दे रही है। इंसान अपनी ज़ात से निकल के जब दूसरों तक पहुंचता है और उनकी खिदमत करने लग पड़ता है, तो मैं समझता हूँ रियल कामयाबी, और आपकी यकीनन ऐसी कामयाबी। आप क्या समझते हैं कि बेसब्री का रवैया और सोसाइटी को कुछ ना देने का रवैया, सिर्फ लेने का रवैया, ये कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं यूथ में से? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात कही है। वाकई लोग जल्दी से कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कम से कम मेहनत करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फल और सब्र पाना चाहते हैं। अच्छा, ये जो ऐसी कोई कामयाबी है, मेरा इस पे पूरा कामिल ईमान है और यकीन है कि उस कामयाबी का फिर वो मज़ा नहीं है, उस कामयाबी के अंदर वो लुत्फ, वो लज्जत नहीं है। और ये जो बेसब्रापन है जो आपको अचानक से आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकाल देता है, अच्छा, आपको उस कामयाबी में ना तो वो चाम मिलता है, ना आप उसकी कदर कर पाते हैं, और ना ही उस कामयाबी के साथ आप अपने अंदर कोई तामीरी अपनी शख्सियत का कोई तामीरी पहलू जो है वो उभार पाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बेसब्री और बेचैनी जो है यकीनन बहुत सारी तबीयतों में होती है, लेकिन उस बेसब्री और बेचैनी को अगर हम पहचान लें और उसके बारे में अगर हम दूसरों से फ्लेक्सिबल होके कई दफ़ा कमेंट्स भी दिया करें। मैं मैं आपको बात बताऊं कि कई दफ़ा मैं डिस्कम्फर्ट में जाना चाहता हूं। अब आप शायद हैरान हों कि सब लोग तो कंफर्ट की बात करते हैं, तो मैं डिस्कम्फर्ट का जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए कि मुझे लगता है कि हमारे अंदर, कासिम भाई, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, इसके भी मसल्स हैं। सही जी। और इन मसल्स को पर भी काम करने की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे चीज़ आपने कभी देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपने घर जब आते हैं तो किसी ख़ास चेयर पर, किसी ख़ास टेबल या पर बैठ के खाना खाने में ही उनको जो है वो जायका मिलता है। अगर उसकी जगह चेंज हो तो उन्हें खाने में वो मज़ा नहीं आता। सोने की जगह अगर तब्दील हो तो उन्हें बाज़-औक़ात नींद नहीं आती। मेरा ये ख्याल है कि हमें जैसे मेडिकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हर रोज़ एक जैसा नाश्ता नहीं करना चाहिए, तो जब हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को डिस्कम्फर्ट में ले जाने की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमारी बेसब्रियां भी डील होती हैं, फिर हमारी बेचैनियां भी डील होती हैं। बहुत आला सर, बहुत आला सर। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये आपकी लर्निंग के सोर्सेज क्या थे? यकीनन आप इल्म वाले शख्स हैं और इल्म आगे डिलीवर भी कर रहे हैं। आपके रेडियो के मैंने प्रोग्राम सुने हैं और उन रेडियो प्रोग्राम से बेशुमार लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हर प्रोग्राम में कोई नई बात होती है और कुछ नए टॉपिक्स होते हैं, बल्कि ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं कॉल करके स्पेशली कई दफ़ा आपको कहता हूँ कि मोहसिन भाई, आज का तो टॉपिक ही आपने बड़ा ज़बरदस्त चूज़ किया है। ये लर्निंग और नॉलेज, इसके सोर्सेज आपके क्या क्या थे? अब ये चूँकि थोड़ा सा इसको टच पर्सनल भी देना चाहिए, तो इसमें एक सोर्स तो आप भी हैं। बाकी जो सोर्सेज हैं इसमें बहुत सारे ऑडियो प्रोग्राम्स, सैकड़ों ऑडियो प्रोग्राम्स जो हैं वो मेरे पास हैं, ट्रेनर्स के, इंटरनेशनल ट्रेनर्स के। अब मुझे शौक़ रहा कासिम भाई अपनी जो है ऑडियो लाइब्रेरी को डेवलप करने का। अच्छा। मैंने दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई रिकॉर्डिंग, चाहे कैसेट की शक्ल में हो, चाहे वो किसी सीडी की शक्ल में, या फिर वो मुख्तलिफ, अब तो खैर डाउनलोडेबल्स भी मिल जाते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट पर, तो वहाँ से मैंने उन चीज़ों को इकट्ठा किया और मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बेशुमार ट्रेनर्स के प्रोग्राम, बहुत सारी जो ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा मैं जब भी किसी से मुलाकात करता हूँ या मेरी इंस्पिरेशन अगर कोई शख्स बनता है तो मैं उसके साथ एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बहुत आला, उसकी इजाज़त के साथ, उसके साथ उसकी जो स्किल्स हैं उसके मतलब कुछ बातचीत जो मैंने कहीं पब्लिसाइज नहीं करना होता, वो मेरी ही ऑडियो लाइब्रेरी का हिस्सा बनता है। अच्छा, उनको फिर मैं ऑफ एंड ऑन जब मेरे पास फुर्सत होती है तो मैं उन रिकॉर्डिंग्स को भी सुनता हूँ। और इंसान के ब्रेन का सिस्टम अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत रखा है कि अगर हम कोई एक या दो ख़यालात को अपने जहन में आने की इजाज़त देते हैं तो तीसरा ख्याल पीछे चला आता है। तो ये जो ख़यालात की एक कतार है, इसके अंदर फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ख्याल और फिर एक खूबसूरत ख्याल तख्लीक पाता है। तो
जब ऐसे लोगों को मैं सुनता हूँ, आप जैसी शख्सियात को, ख़ासतौर पे मेरी, आप तो जानते ही हैं और मेरे नाजरीन भी, कि डॉक्टर सदाकत अली के साथ मेरी 16 इयर्स की जो वर्किंग है, दरअसल वो मेरे मोहसिन है, नाम मेरा मोहसिन है। और मैं कहा करता हूँ कि डॉक्टर सदाकत अली साहब मेरी ज़िंदगी में वो एक खूबसूरत शख्सियत हैं जिनसे मैंने उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, मुझे मौका दिया और इतना अच्छा उन्होंने गाइड किया कि हर मौके पर हर अगला कदम उठाते हुए मुझे उनकी रहनुमाई भी होती थी। उनकी ख़ास एक शख्सियत का अंदाज़ है कि वो दूसरों को गलतियाँ करने से पहले गाइडेंस देते हैं। यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन में 16 साल के इस काम करने के दौरान मैंने देखा कि लोगों के अंदर इतनी ज़बरदस्त करेज, हौसला और अपनी सलाहियतों का निखार लाने का मौका मिलता है। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ये रहा। तो ये डॉक्टर सदाकत अली साहब भी बहुत बड़ा सोर्स बने उस नॉलेज का जिसका कि आप मेरे बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। मोहसिन साहब, आज जो मैं देखता हूँ यूथ में मसाइल ये हैं कि उनके पास मकसद नहीं है, बेमकसदियत का शिकार है। मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, इदारों में मैंने देखा है कि बच्चों के पास कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ की तलाश और शनाख्त की उम्र क्या होती है? ये जो बड़े अहम फैसले हैं, ये टीन एज के फैसले हैं। जैसे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस की बात शॉन कवी ने की है, तो ये जो बहुत बुनियादी से फैसले हैं, ये तो फिर टीन एज की कंप्लीशन से पहले हो जाते हैं। या एग्जेक्टिव स्किल्स की जैसे हम बात किया करते हैं कि अगर हम बच्चों की या यंगस्टर्स की एग्जेक्टिव स्किल्स का जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि वो जिन फैसलों की तरफ जा रहे हैं, क्या वो फैसले उनके हक में किस तरह के नताइज ला सकते हैं। सो इसमें 3 तरह का जो रोल है, वो एक तो उनका अपना पर्सनल, उनकी अपनी शख्सियत का खुद जायज़ा लेने की अगर वो आदत अपनाएं, और मैंने देखा है कि अब लोगों में, स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पे इस वाले से अवेयरनेस आ रही है। अब उनके लिए ट्रेनिंग्स कोई नई चीज़ नहीं रही। अब पाकिस्तान में खासी बड़ी तादाद में यंगस्टर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अक्सर मिलते हैं। कोई ट्रेनिंग ना भी ली हो तो किसी और से उन्हें पता होता है कि ट्रेनिंग्स में होता क्या है। एक उनकी जिम्मेदारी, एक वालिदैन की जिम्मेदारी कि वो फिर उनको पर्पस ऑफ लाइफ के हवाले से एक्सप्लोर करने का मौका दें। मेरा ये ख्याल है कि बाज़ पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मर्जी इम्पोज करते हैं, जो खुद नहीं कर सकते वो फिर अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं। जबकि अगर उनको फ्रीडम दिया जाए लेकिन गाइडेंस दी जाए तो उनको ज़िंदगी का मकसद जो है उसके करीब लाया जा सकता है। और तीसरी जिम्मेदारी हमारे मीडिया की है कासिम भाई। मीडिया जो है वो इतनी ज़बरदस्त पावर है इस वक्त के लोगों का, यानी आम एक ले पर्सन का तो क्या, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, वो सब भी अपने तमाम फैसलों पर जो है वो मीडिया का इतना असर लेते हैं कि छोटी से लेके बड़ी बात तक तमाम फैसलों पर अगर आप देखें तो मीडिया के किसी न किसी एंकर पर्सन की भी की जो छाप और असर है वो आपको नज़र आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन तमाम हवालों से मकसद हयात के नज़दीक होने के रिसोर्सेज तो मौजूद हैं। हाँ, फैसला फिर ज़ाहिर है कि जिसने करना है फिर वो उसी की जिम्मेदारी है। बहुत सर, कोई ऐसा मैसेज यूथ को देना चाहें, सुनने वालों को ऐसा मैसेज जो वो याद रखें? यकीनन मैं लेक्चर देके हटा तो किसी ने कहा जी मुझे कोई नसीहत भी कर दे, तो मैंने कहा जी पूरे लेक्चर में नसीहतें थी, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूँगा कि आज सारी खूबसूरत बातों के साथ एक ऐसा मैसेज जो मोटिवेशन दे और चेंज के हवाले से, और आप यानी अंदर के खूह से वो निकले, आप ज़रूर बताएं। देखिए, मेरा मैसेज जो है वो, जैसे आज हमारी बातचीत रही है चेंज के हवाले से, तो मेरा दिल से जो मेरी पुकार और आवाज़ और मैसेज बनता है वो ये बनता है कि अपने फोकस को कर सकने की तरफ आप मोड़ लें, और आप ये देखें कि आप ज़िंदगी में वो सब कुछ जो आपके ख्याल पर नाजिल होता है वो आप कर सकते हैं। हम बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि हम जो है वो जो सोचते हैं, ये जो ख्यालात हैं वो शायद हमारे इख्तियार में नहीं है। तो एक्चुअली कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि हमारे जहन में आने वाला हर ख्याल
मुमकिन अमल है। सो अपने इवन अपने ख्यालात को भी हमें बहुत सोच समझ के आने की इजाज़त देनी चाहिए अपने ब्रेन में, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हम कर सकते हैं, और अगर हमने अच्छा ना सोचा और नतीजा अच्छा ना निकला तो ज़िम्मेदारी हमारी होगी। सो हम बहुत अच्छा इसलिए सोचें कि हम जो भी सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त भी दिया और इतनी आला बातें जो उनसी हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँची।